नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम वाद संवाद में। मोदी सरकार 5 जुलाई को अपना 7वां बजट पेश करने जा रही है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का ये पहला बजट होगा। सरकार जिस भारी बहुमत से सत्ता में लौटी है, जन आकांक्षाओं का भी उतना ही दबाव स्वाभाविक है। पिछले कार्यकाल में हमने देखा कि मोदी सरकार की नीतियों में किसान हित कैसे सबसे ऊपर रहा। मोदी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में किसान हित में कई फैसले ही नहीं किए। पहली बार पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए अलग से मंत्रालय बना दिया गया। जाहिर है कि आने वाले बजट में भी गांव और किसान के लिए सौगातों की कमी नहीं होने वाली। कृषि क्षेत्र के लिए क्या हैं चुनौतियां, उनसे निपटने के लिए क्या हो सकता है बजट में? क्या सत्तारूढ़ दल के चुनावी संकल्प पत्र में किए वादों का बजट में दिखेगा अमल? कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने के लिए क्या होंगे कोई उपाय? कृषि निर्यात दुगना करने के लिए किस तरह मिलेगी सुविधाएं? क्या मूल्य संवर्धन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए होंगे खास उपाय? 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लिए क्या होंगे उपाय? सवाल अनेक हैं। क्या इनका समाधान निकलेगा बजट में? ऐसे ही सवालों और संभावनाओं पर किसानों की आय दुगनी करने के लिए उपाय सुझाने वाली समिति के अध्यक्ष और राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकार के प्रमुख कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अशोक दलवाई से वाद संवाद करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया के कृषि और पर्यावरण संपादक श्री विश्व मोहन, दैनिक जागरण के उप ब्यूरो प्रमुख श्री एसपी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार श्री संदीप दास, भारतीय किसान संघ के महासचिव श्री बद्री नारायण चौधरी, भारतीय किसान यूनियन के सचिव श्री राज सिंह देसवाल, अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव श्री एन.के. शुक्ल, भारतीय कृषक समाज के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष श्री अजीत सिंह तेवतिया और उनके किसान साथी। आप सबका दूरदर्शन किसान पर बहुत बहुत स्वागत है। तो वाद संवाद का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। संसद के संयुक्त अधिवेशन में माननीय राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों, कार्यक्रम और आकांक्षाओं का आईना होता है। इस नाते इस बार के बजट में किसानों के लिए क्या हो सकता है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। जो किसान हमारा अन्नदाता है, उसकी सम्मान राशि की पहुंच बढ़ाते हुए अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को देश के प्रत्येक किसान के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। अपने खेत में दिन रात काम करने वाले किसान भाई बहन 60 वर्ष की आयु के बाद भी सम्मानजनक जीवन बिता सकें, इसे ध्यान में रखते हुए किसानों से जुड़ी पेंशन योजना को भी स्वीकृति दी जा सके। पशुधन किसानों के लिए बहुमूल्य है। जानवरों से जुड़ी बीमारी के इलाज में उनका बहुत पैसा खर्च होता है। इस खर्च को कम करने के लिए मेरी सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए की राशि से एक विशेष योजना शुरू करने का भी फैसला लिया है। मेरी सरकार सूखे की चपेट में आए क्षेत्रों की समस्याओं के प्रति पूर्णतया सचेत है और हर प्रभावित देशवासी के साथ खड़ी है। राज्य सरकारों और गांवों के स्तर पर सरपंचों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पीने के पानी की कम से कम दिक्कत हो और किसानों को भी मदद मिल सके। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की व्यवस्था और भावना को निरंतर मजबूत बनाते हुए मेरी सरकार राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों को साथ लेकर चल रही है। पिछले सप्ताह ही मुख्यमंत्रियों के साथ विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया तथा कृषि क्षेत्र में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए मुख्यमंत्रियों की एक समिति के गठन का निर्णय लिया गया। माननीय सदस्यगण, मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर ही सशक्त राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण संभव है। हमारे किसान ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ हैं। राज्यों को कृषि विकास में पूरी मदद मिले, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आने वाले वर्षों में 25 लाख करोड़ रुपए का और निवेश किया जाएगा। 2022 तक देश के किसान की आय दुगनी हो सके, इसके लिए पिछले 5 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। एमएसपी में बढ़ोतरी का फैसला हो या फूड प्रोसेसिंग में 100% एफटीआई को मंजूरी, दशकों से अधूरी
सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का काम हो या फिर फसल बीमा योजना का विस्तार, सायल हेल्थ कार्ड हो या फिर यूरिया की 100% नीम कोटिंग, मेरी सरकार ने किसानों की ऐसी छोटी बड़ी आवश्यकताओं को समझते हुए अनेक फैसले लिए हैं। सरकार ने कृषि नीति को उत्पादन केंद्रित रखने के साथ साथ आय केंद्रित भी बनाया है। तो अभी आपने माननीय राष्ट्रपति महोदय को सुना। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय 2022 तक दुगना करने की हर संभव कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में दलवाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किसानों की आय दुगनी करने वाली समिति के अध्यक्ष हैं। सरकार ने 2015-16 को आधार वर्ष मानते हुए 2022-23 तक आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि 2015-16 में ये कितनी थी और अब बढ़कर कितनी हो गई है। और इसके साथ ही 2022-23 तक दुगनी करने के लिए कितनी कृषि विकास दर की जरूरत है। ये सरकार के लक्ष्य जो है जी, आय को दोगुनी करने का, उसकी ओर सरकार के पॉलिसीज प्रोग्राम्स में बहुत बदलाव हुआ है पिछले 5 साल में। जी, पहले हम खाली उत्पादन पर जोर देते थे, अब उत्पादन के साथ साथ किसानों को हम दृष्टि में रखते हुए उनका आय को बढ़ाने के लिए एक पॉलिसीज़ में परिवर्तन आया है। 2015-16 जो हमारा एक बेंचमार्क ईयर है जी, उस साल के तुलना में 2022 में रियल इनकम को बढ़ाने के लिए और दोगुनी करने के लिए हमारा लक्ष्य रहा है। तो इसका जो आंकड़ा है आप हमको 2022 में ही मिलेगा, मगर इसकी ओर जो परिवर्तन की आवश्यकता था, उदाहरण हम तो देख रहे हैं कि पिछले 50 साल से हमारे देश में अब जो हमारे फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता है उसको हमने निभाया है जी। उसके साथ साथ आजकल बहुत सरप्लस हुए हैं, क्योंकि सरप्लस अब जनरेट हो रहा है। मार्केट में जितना प्राइसेस हमारे किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। ठीक है। तो इसको दृष्टि में रखते हुए अब मार्केटिंग स्ट्रक्चर को हमने नया मार्केटिंग स्ट्रक्चर अपनाया है। इसमें पहली बात यह है कि हम गांव के स्तर में ही 5-6 किलोमीटर में एक नया एग्रीकल्चर मार्केट को हम अब खड़ा कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं ग्राम, ताकि किसान अपने छोटे छोटे उत्पादन को वहां लेकर एग्रीगेट कर सकेंगे। एग्रीगेट करने के बाद वो सेल कर सकते हैं एफिशिएंटली। ठीक। और उसके बाद हमारा एपीएमसी जो था 70 साल से काम कर रहा है, एपीएम से हमने देखा कि मोनोपोली बन गया है। वहाँ के ट्रेडर्स जो है, कमीशन एजेंट्स जो है, वो किसान के खिलाफ काम कर रहे थे। तो अब ये चाहते हैं कि हमारे एपीएमसी के साथ उसी गांव में, उसी इलाका में 1-2-3 एपीएमसी बने, ताकि किसान जहां उनको अच्छा सर्विस मिलेगा वहां जा सकते हैं। और आप जानते हैं कि ई-नाम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया 2016 में। जी जी। जितने हमारे देश में एपीएमसी है उनको एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लाने का एक प्रक्रिया शुरू हुआ है। ठीक है। अब तक 600 मार्केट ऐसे एक प्लेटफॉर्म पर आ गया है और पिछले 5 साल में हर मार्केट को हम ले आएंगे। ठीक है, यानी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं और आगे भी उठाए जाएंगे। विश्व मोहन जी, ऐसे में सवाल आपसे ये है कि आपका आकलन क्या कहता है कि 2022-23 तक किसानों की आमदनी को दुगनी करने के लिए किस रफ्तार से जो कृषि क्षेत्र है उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा? अगर विकास दर को लेकर कोई आकलन आप बता सकते हैं, और इसे हासिल करने के लिए बजट में आपको क्या लगता है कि किन बातों पर जोर देना होगा? मुझे लगता है जो मोदी सरकार के पहला टर्म था उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान पॉलिसी पे था। जैसे एक कमेटी बनाई गई थी डॉक्टर दलवाई के अध्यक्षता में, इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दिया था कि किस तरह से हम किसानों के आय को दुगुना कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अभी दूसरे टर्म में जब मोदी सरकार आई है तो इसको काफ़ी फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जो डॉक्टर दलवाई कमेटी ने जो भी सुझाव दिया था, मैंने देखा है कि 17-18 के बजट से उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया गया है, लेकिन अब इसको काफ़ी फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब किसी भी तरह का डिले महंगा पड़ सकता है। क्योंकि इसको जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से, तब तक वो 2022 का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता है। तो अब ये इम्प्लीमेंटेशन का फेज है। अब आने वाले बजट में ऐसा उम्मीद है, जिस तरह से जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने अपने पोल मैनिफेस्टो में जो भी कहा था, तो पीएम किसान के बारे में कहा था,
उसके बारे में उन्होंने फर्स्ट कैबिनेट में डिसीजन लिया है कि अब वो सब लोगों को मिलेगा, सारे किसानों को मिलेगा। मुझे लगता है कि कुछ किसान क्रेडिट कार्ड की बात हुई है, ये बजट में आ सकती है। तो बहुत तरह की जो प्रॉमिस जो किए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, और उसमें तेजी लाने की जरूरत है। एसपी सिंह जी, ये बताएं कि सरकार 25 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश करना चाहती है ताकि ग्रामीणों और किसानों की आय बढ़ सके। इसमें खास बात यह है कि किसानों की 40% आय गैर कृषि कार्यों से आती है। आपको क्या लगता है कि ये जो राशि है वो किसानों की आय बढ़ाने में किस तरह से सहायक होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर को इसके ढांचे को कैसे मजबूत किया जाए, बुनियादी सुविधाओं को कैसे बहाल किया जाए। जी जी। जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उसमें सबसे पहली चीज होती है खेती, मिट्टी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई। तीसरी है सीड, यानी जो फर्टिलाइजर, कीटनाशक और मंडी का ढांचा, जो अभी डॉक्टर दलवई ने डिटेल्स में बताया। लेकिन मैं एक बात और बता दूं पहले, जो अभी हमें लगता है कि ये बात बतानी जरूरी है कि फार्मिंग को डबलिंग करने के लिए खेती को की आमदनी को दोगुना करने का जो लक्ष्य सरकार ने 2016 में रखा, उस समय अगर 10% की कम से कम ग्रोथ होती तो आज हम लक्ष्य को पाने के करीब शायद होते। लेकिन लक्ष्य कहीं हम उसके नजदीक नहीं है, 2 और 3% के आसपास हम मंडरा रहे हैं। आज अगर हमें 2022 में उस लक्ष्य को पाना है तो हमें कम से कम 13 से 15% की हमें ग्रोथ चाहिए, तब हम जाके उस लक्ष्य को पा सकेंगे। नंबर 1। ठीक। और बुनियादी सुविधाओं को जहां तक मजबूत करने की बात है, 25 लाख करोड़ की बात की जा रही है। उसमें एक बात मुझे थोड़ा हमें लगता है दलवई साहब क्लियर करेंगे और सरकार इस बजट में भी क्लियर करेगी, क्या उस 25 लाख करोड़ रुपए में वो 13 लाख करोड़ रुपए भी शामिल है जो किसानों को कर्ज के रूप में दिया जाता है? अगर वो बुनियादी सुविधाएं उसे भी कहा जाता है तो हमें लगता है छलावा होगा। हमें लगता है कि तो इन बातों का जवाब लेंगे हम दलवाई साहब से। एक टिप्पणी और मैं इस बीच संदीप दास जी से भी ले लूं। किसानों की करीब 12% आय मवेशी, बकरी, मुर्गी, मछली आदि पालने से आती है। इस बार इसके लिए अलग से मंत्रालय भी बना दिया गया है। इस क्षेत्र के लिए आपको क्या लगता है कि बजट में क्या अपेक्षाएं हो सकती है? देखिए, जो पिछला जो इंटरिम बजट प्रेजेंट हुआ था फरवरी में, तो उसमें जो लिखा गया था कि किसान क्रेडिट कार्ड का सुविधा मिलेगा डेयरी फार्मर्स को, लाइव स्टॉक फार्मर्स को। उसके बारे में मुझे लगता है कुछ ठोस मेजर इन्होंने लेंगे, क्योंकि अभी तो देखा गया कि जो ग्रेन उगाता है, मतलब जो राइस, पैडी, उन्हीं लोग को मिलता है। क्योंकि डेयरी ऐसा है, आपका एनएसएस का डेटा देखोगे 2013 का, डेयरी के ऐसे लाइव स्टॉक ऐसे करीब 1/4 ऑफ द फार्मर्स ओन लाइव स्टॉक्स। मतलब जो इनकम 25% ऑफ फार्मर इनकम वहीं से आता है। इसका मतलब है वहाँ एक बड़ा ढांचा है। एंड बहुत सारे लैंडलेस जो है, जिनके पास जमीन नहीं है, उनके पास भी लाइव स्टॉक्स है जी। तो उसके लिए अगर ये जो अगर किसान क्रेडिट कार्ड का उसको एक्सटेंशन फैसिलिटी मिले, बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ कि डेयरी सेक्टर में कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जो छोटे फार्मर्स को मिलता नहीं है। तो इसके थ्रू अगर बिल्कुल, तो दलवाई साहब बताएं कि ऐसी कुछ उम्मीद हम इस बार बजट में कर सकते हैं या नहीं? और खासतौर पर एसपी सिंह जी ने जो बात कही है कि जो कृषि विकास दर है उसमें और तेजी लाने की जरूरत है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं समझता हूँ थोड़ा क्लैरिटी देना बहुत इम्पोर्टेंट है जी। बहुत सारे लोग ऐसे कहते आए हैं हमारे देश में, इकोनॉमिस्ट कहते आए हैं कि ये जो लक्ष्य है, टारगेट है, हमको 10% 12% ग्रोथ चाहिए, मगर कृषि क्षेत्र में हर समय 2 या 3% देखते हैं। इसको समझना चाहिए जी। ग्रोथ रेट जो है, प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट अलग होता है, इनकम का ग्रोथ रेट अलग होता है। एक किसान का या एक दुकानदार का आय को बढ़ाना है तो 3 मुद्दा बहुत मुख्य है। एक है उत्पादन को बढ़ाना है, द्वितीय है कि जो उत्पादन के साथ साथ खर्च को कम करना है, लागत को कम करना है, ठीक है। थर्ड है कि जितना उत्पादन होता है उसको आय के रूप में बदलना है। तो सरकार का पॉलिसी यही है, क्योंकि जितना हमने प्रोग्राम शुरू किया, उत्पादन तो बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा भी, मगर हमारा लक्ष्य ये है कि कैसे वो लागत को कम करे। इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड शुरू किया, माइक्रो इरिगेशन शुरू किया, ऐसे बहुत सारे चीजों को हमने अपनाया है ताकि सरकार उसी 1 क्विंटल को कम खर्च में पाएंगे। थर्ड है, हमारे देश में हम क्योंकि एग्री लॉजिस्टिक स्टोरेज नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है जितने प्रमाण में चाहिए। हमारे देश का जितना किसान भाइयों बहनों उत्पादन करते हैं, लगभग 20% 30% वेस्ट हो जाता है। इसका मतलब वो पैसे के आकार में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब हमारा लक्ष्य यही है, एग्री लॉजिस्टिक्स को मजबूत करेंगे, मार्केट को सुधारेंगे, फूड प्रोसेसिंग को शुरू करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग को शुरू करेंगे, ताकि जितना उत्पादन होता है वो सब पैसे के रूप में
बदलेगा। जी, तो जी। इनकम बढ़ाने के लिए हमारा कमिटी का लक्ष्य है कि 10% ग्रोथ रेट होनी चाहिए। जी। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कम हो मगर फार्मर्स इनकम निश्चय बढ़ेगा। इसके लिए ही हमारे कमेटी का ये भी एक रिकमेंडेशन था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। रोड्स हो या इलेक्ट्रिसिटी, पावर, वाटर। जी, मध्य प्रदेश एक बहुत अच्छा उदाहरण है। पिछले 15 साल में उनका ग्रोथ रेट सबसे अच्छा था, 18%, 20%। क्यों? क्योंकि उस राज्य में पहले रास्ता नहीं था, उन्होंने उस सरकार ने रास्ता बनाया, मार्केटिंग शुरू किया, पावर जनरेशन अच्छा किया। तो हमने इस सरकार जो कह रहा मैनिफेस्टो में कि 25 लाख करोड़ हम पिछले 5 साल में इन्वेस्ट करेंगे, इसका मतलब है ये सीजनल लोन को इसमें इसके साथ शामिल नहीं होता है। अच्छा। या हमारा स्कीम जो है वो शामिल नहीं होता है। अच्छा। एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट में रास्ता सुधारना है और इरिगेशन स्ट्रक्चर मजबूत करना है, मार्केटिंग को बढ़ाना है, ठीक है। या ऐसे चीजों में एक इन्वेस्टमेंट, भंडारण वगैरह की जो भंडारण सुविधाएं है। उसमें। तो जी, इन्वेस्टमेंट के ठीक लिए है। 2 प्रकार है। जी, एक जी। इन्वेस्टमेंट आता है गवर्नमेंट तरफ से, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स में अपने बिल्कुल। वो AIBP को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। या हमारा सोलार मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने पावर सेक्टर को सुधारेंगे, जी। हमारे मंत्रालय से हम मार्केटिंग को सुधारेंगे, हमारा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, और ये नाबार्ड से और बैंकों से जो इन्वेस्टमेंट लोन, इसलिए सरकार ने मैनिफेस्टो में कहा है जी। हर किसान को 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट के लिए बिना इंटरेस्ट मिलेगा। जी, जी। तो ये बिल्कुल, चलिए ऐसे तो इस बहुत पर सारे- आगे भी हम और जानेंगे हाँ। कि 25 लाख करोड़ में और एक क्या ही- कुछ एक- चीजें हैं। एक पॉइंट मैंने क्लियर करना चाहता अच्छा, हूँ, अच्छा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट खाली सरकार से आने की जरूरत नहीं है, सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का भी आना जी, आवश्यक जी। है। इसलिए सरकार ने अपना नियम को बदलाया है। उदाहरण है FDI 100% रिटेल सेक्टर में, या हमारा नया APMC एक्ट हमने बनाया है, नया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया है। इनमें सब में प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करने के लिए ठीक एक है। मौका दिया गया। निजी क्षेत्र तो जो 25 है वो लाख तो हो तैयार जाएगा। है कि नहीं, वहां किस तरह से रुझान है, इस पर भी बातचीत कर लेंगे हम, आगे विशेषज्ञों की राय लेंगे। लेकिन किसान नेताओं को अब इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। बद्री नारायण चौधरी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि किसानों की अक्सर शिकायत ये रहती है कि उन्हें पूरा जो वाजिब भाव है वो नहीं मिल पाता है। सरकार ने लागत का 1.5 गुना MSP तय कर दिया है, और इस बीच MSP पर सरकारी एजेंसियों की खरीद भी हम देख रहे हैं कि 15 गुना उसमें बढ़ोतरी भी हुई है। आगे किसान और क्या चाहता है? देखा जाए तो गत बार का जो बजट था वो किसानों के लिए या ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा था, लेकिन उसके पहले 50% से कम बजट खर्च होता था, और पिछली बार हम देख रहे हैं कि बीमा का प्रीमियम भी उसी में जोड़ दिया। तो 30-35% तो बीमा की राशि के रूप में वो कंज्यूम हो जाता है, जो स्टेट्स को बजट दिया जाता है। सही मायने में लिपापोती यदि नहीं हो और योजनाओं को व्यावहारिक बनाया जाए, तो अभी 150% जो मुआवजा और MSP तय की है, ये केवल 25% उत्पादन को खरीदने की योजना ली जाती है जी। और स्टेट 20% के आसपास की प्लानिंग करती है, और 90 दिन के अंदर जब पंजीयन करने जाते हैं किसानों का तो और भी कम हो जाता है, और उसके बाद बीच में कभी कंप्यूटर बंद होता है और कभी पंजीयन बंद होता है और कभी खरीदारी नहीं हो पाती, लाइनें लंबी लग जाती है, और 3 दिन में जो भुगतान होना चाहिए वो अभी तक भी बाकी पड़ा हुआ है। यानी व्यवहार में आते आते बहुत कुछ चीज़ें तो हो जाती है उसके अंदर। इसलिए जो अल्टीमेटली आखिरी आंकड़े होते हैं, कभी कभी उनकी भी समीक्षा करनी चाहिए जी। और ठीक उनको है। बजट में लक्ष्य के खास तौर साथ। पर आप क्या उम्मीदें कर रहे हैं कि बजट में क्या होना चाहिए किसानों के लिए? बजट में तो देखिए, सिंचाई, पानी के बिना किसान की सारी मेहनत बेकार है, जी। और वो दीर्घकालीन और अल्पकालीन 2 प्रकार की प्लानिंग उसकी होनी चाहिए। ठीक। अल्पकालीन के अंदर वर्षा जल ही हमारे पास स्रोत है, एक एक बूंद को रोकना चाहिए, और उसके लिए जो फार्म पॉन्ड स्कीम है जी। और डिग्गी स्कीम है, इन दोनों में कितना बड़ा भेद है। जहाँ नहरें हैं वहाँ डिग्गी है, और जहाँ नहरें नहीं है केवल सूखा है वहाँ फार्म पॉन्ड है। वहाँ 90,000 का टारगेट है 22 लाख वर्ग फुट के लिए, और नहरों वाले जगहों पर 1,90,000 का 1,80,000 का टारगेट है। यानी उल्टी योजना है। मेरे ख्याल से एक बार थोड़ा उसका बारीकी से देखेंगे तो वर्षा जल का लोगों ने इतना अच्छा उपयोग करना शुरू किया है, लेकिन उसके ऊपर बजट केवल 50-60% अनुदान है, पहले 90% था। जी जी बिल्कुल। और अब शुक्ला जी की राय ले लेते हैं। शुक्ला जी, जैसा कि कृषि राज्य का विषय है और हमने देखा कि किस तरह कई राज्य सरकारों ने PM किसान की राशि किसानों तक नहीं पहुंचने दी है। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे कुछ राज्य जागे हैं, जबकि पश्चिम बंगाल अभी तक तैयार नहीं है। क्या सिर्फ केंद्र सरकार किसानों की अपेक्षा पूरी कर सकती है? एक तो जो किसान
के लिए जो आवश्यक जो इनपुट्स है, जो खाद, बीज, पानी, ये सस्ते दर में सब्सिडाइज रेट पर उनको पहुंचाया जाए। दूसरी बात, जो उनका पैदावार होता है वह C2 प्लस 50% के आधार पर, A2 नहीं, C2 प्लस 50% के आधार पर उसकी खरीद हो, और खरीद की गारंटी हो कि आपने ऐलान कर दिया और 70-80% इलाके में खरीद केंद्र है ही नहीं, तो वो खरीदेगा कौन? तो ये तो हो गया कि हमने ऐलान कर दिया, लेकिन उसकी मशीनरी कौन खड़ा करेगा? ये जवाबदेही है कि वो घाटे में ना हो। किसान अगर घाटे में होंगे तो आप जितनी भी योजनाएं बनाएं, वो दुगना क्या 1.5 गुना भी उनकी आमदनी नहीं होगी। रोज उनके खर्चे हैं। जो किसान सम्मान योजना है ठीक है, लेकिन वो सम्मान से काम नहीं चलेगा। जिसने पूरी जिंदगी लगा दी अन्नदाता आपको देश को देने के लिए, उसको पेंशन दीजिए, ज्यादा नहीं तो कम से कम 5,000-6,000 महीना उसको पेंशन, 100 रुपया रोज भी तो उसके हाथ में आए। और इसके अलावा जो साथियों ने भी चर्चा की है, जो जानवर जो पालते हैं, जो डेयरी सेक्टर है, उनको मदद कीजिए। जो दूध का पैदावार जो है वो उनको कीमत मिले। जो कैश क्रॉप्स है, गन्ना है, दूसरी चीजें हैं, उनको उचित कीमत मिले। ये सब जो सारी चीजें हैं, जो आपका क्रॉप इंश्योरेंस है, सभी जगह से ये खबरें आ रही है, क्रॉप इंश्योरेंस में किसानों को लाभ कम होता है और कंपनियां ज्यादा लूट रही है। पेंशन के लिए भी सरकार ने फैसला ले लिया है, ये एक बहुत बड़ी बात हुई है। तो मैं चाहूंगी कि एक जोरदार तालियां इस बात के लिए हो जाए कि जो पेंशन है उसकी, और उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में भी उस पर कुछ हमें देखने को मिले। देशपाल जी, आप बताएं, किसानों को किस तरह की उम्मीद है इस बजट से? देखिए, इन 4-5 सालों में जो सरकार ने, किसानों की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया है या उसकी निशानदेही नहीं की है। निशानदेही इन्होंने कर ली, एक तरीके से क्या है, डायग्नोज इन्होंने कर लिया कि यहाँ पर हमारी जो है ना किसानों की प्रॉब्लम्स है। उनके ऊपर डिफरेंट कमेटीज बनाई, उनकी रिकमेंडेशंस आई, कुछ उसमें चेंजेस हुई, सारा कुछ जो है ना, जो ऑफिस वर्क था वो इन लोगों ने किया। लेकिन धरातल के ऊपर जो है ना, आज भी स्थिति में कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा। आज उसको जो धरातल पे लाने का समय है। इस समय पूरा देश और हर किसान जैसे बारिश के समय पे बादल को देखता है कि कोई 2 बूंद आएगी, आज सरकार की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है वो कि ये सरकार मेरे आगे आने वाले समय में मेरे जीवन के अंदर कुछ खुशहाली लाएगी या नहीं लाएगी। अभी तक वास्तव में कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ था, ये समस्या एक सरकार की नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये इस सरकार की कमी है, ये क्रॉनिक है, ये बहुत टाइम से चली आ रही है। इसको सुधरने में समय लगेगा। और जहां तक साथ देने की बात है, हाँ, आप सभी लोग अप्रिशिएट करोगे कि किसानों ने इस सरकार को पूरा सहयोग भी दिया है। अभी जो परिणाम आए हैं वो शो करते हैं कि किसानों ने इस सरकार के अंदर अपना विश्वास व्यक्त किया है। लेकिन समय आ गया कि सरकार को जो ना ग्राउंड लेवल के ऊपर ये खुशहाली लाके और किसानों को देनी होगी, अन्यथा स्थिति इतनी भयावह है, इतनी खतरनाक हो जाएगी कि हाथ से निकल जाएगी। हमने देखा है कि किसानों ने पूरा भरोसा जताया है इस सरकार पर, और सरकार की तरफ से भी हम देखते हैं कि किस तरह से सरकार बनाने के साथ ही किसानों के लिए अहम फैसले भी ले लिए गए, यानी कि किसानों को प्राथमिकता में लेकर चल रही है ये सरकार, ये साफ तौर पर झलक भी रहा है। ऐसे में किसानों की और क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अजीत जी, आप बताएं, किसानों के साथ आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या चल रहा है किसानों के मन में बजट को लेकर, किस तरह की उम्मीदें हैं किसानों को? किसानों के मन में जो एक सबसे ज्यादा उम्मीद है वो पिछली बार जो यूरिया का कट्टा था और पोटाश का कट्टा था वो 500 रुपए बढ़े हैं, तो किसान चाहते हैं कि वो उसमें कमी आए और जो माइक्रो सिस्टम है वो थोड़ा लागू हो। अभी हमारे यहाँ हरियाणा में कुछ बातें लागू करी हैं कि जो किसान धान की फसल बोएंगे उसको ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ये किसानों को नई टेक्निकल से एक नए बीज की इख्तियार करे। HAU से हमारा निवेदन है कि ऐसे बीज बनाए जो पानी की खपत कम लेते हो और उस ओर जाए कि दलहन की तरफ हमें धकेल दिया जाए। तो इन सब अधिकारियों से यही कहना है कि हमें किसानों को ऐसी राह दिखाएं, ऐसे टेक्निकल पॉइंट बनाएं, KU के बढ़ाएं और उन विषयों पर ध्यान रखें जहां किसान आगे बढ़ता हो। जी बिल्कुल, तो ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी आपसे ले लें। सभी किसान नेताओं को आपने सुना, अशोक जी क्या कहेंगे आप? उनका कहना ठीक है, मगर ये भी मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि इस सरकार का लक्ष्य पॉलिसीज को परिवर्तित करने के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन पर भी उतना ही जोर दे रहे हैं। जी, इसीलिए हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी है
हम स्टेट गवर्नमेंट्स को साथ में लेकर काम कर रहे हैं। और ये कहना अच्छा नहीं लगेगा कि कुछ नहीं हुआ है। पिछले 5 साल में क्योंकि हमारा काम अच्छा हुआ है, किसान तक पहुंचा है जी। हमारा उत्पादन बहुत बढ़ गया है। मार्केट में जो रेट मिलता था वो बढ़ गया है। उदाहरण 2014 में हमारा फूड ग्रेन का उत्पादन था 264 मिलियन टन, 2019 तक 287 मिलियन टन बन गया। 20 मिलियन टन या 23 मिलियन टन 4-5 साल में बढ़ गया है जी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ले लीजिए, रिकॉर्ड आउटपुट है हमारा, 315 मिलियन टन तक हमने पहुंचा है। उत्पादन के साथ साथ कि किसान को जो एमएसपी में एक मूलभूत परिवर्तन हमने लाया है, जो A2 + FL + 50% पहले कभी भी नहीं देगा, ये तो ऐतिहासिक कदम है जी। बिल्कुल A2 + FL + 50% के साथ हम ये देख रहे हैं कि अब सारा कमोडिटीज पर हमारा जो 25 कमोडिटीज एमएसपी में, विशेषकर हमारा पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, मिलेट्स है, जैसे जवार है, इनका रेट इतना बढ़ गया है, पहले किसान को इतना नहीं मिलता था जी। हम ये भी हम जानते हैं कि खाली एमएसपी बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है, उसके साथ साथ प्रोक्योरमेंट इंपॉर्टेंट है जी। इसलिए सरकार ने जो पहले खाली गेहूं या धान का जो प्रोक्योरमेंट होता था, ये 5 साल में पीएम आशा एक स्कीम लाकर पल्सेस और ऑयल सीड का प्रोक्योरमेंट को बहुत बढ़ाया है जी। जितना पहले 2014 तक 10 साल में नहीं हुआ था, खाली 5 साल में उससे लगभग 4-5 गुण बढ़ गया है। तो इसका मतलब है हर मोड पर सरकार यही चिंता कर रही है, प्रोडक्शन कैसा बढ़े, लागत कैसा कम हो और साथ साथ मार्केटिंग सुविधा अच्छा हो जी। यानी कि योजनाएं सिर्फ बनाने में ही नहीं, उसके क्रियान्वयन को लेकर भी सरकार उतनी ही संजीदा है। और ये पीएम किसान बातचीत को आगे बढ़ाएंगे हम अशोक जी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा वाद संवाद किसान और बजट 2019-20। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद वाद संवाद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम किसान और बजट 2019-20 पर वाद संवाद कर रहे हैं। चर्चा का दूसरा दौर शुरू करने से पहले देखते हैं एक और रिपोर्ट। हजार नए किसान उत्पादक संगठन। सहकारी संगठनों के जरिए किसान बड़े शहरों को सीधे करेंगे सब्जी, फल, दूध उत्पाद और मछली की आपूर्ति।
आमदनी बढ़ाने के लिए अन्नदाता को सौर ऊर्जा दाता बनाएंगे। मोबाइल पशु चिकित्सालय बनेंगे। इसके साथ ही और भी वायदे हैं। बजट में इनमें से किन के लिए प्रावधान होगा, ये अब बस चंद दिनों की ही बात है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से चुनाव घोषणा पत्र में सुविचारित संकल्प है। इसे देखते हुए डॉक्टर दलवाई हमें बताएं कि आप किन बातों का समावेश आगामी बजट में देखते हैं। ये जो आपने सुना और ये सरकार का जो लक्ष्य है, ये 5 वर्ष में एक एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करना है, जिसका मतलब ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आने का एक विश्वास उनका है जी। इसका मतलब है, उदाहरण हमारे छोटे किसान हैं, जैसे फॉर्म साइज कम होता जाएगा, इनपुट मैनेजमेंट और आउटपुट मैनेजमेंट थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो इसलिए हमारा लक्ष्य ये रहेगा, अब सरकार के लक्ष्य रहेगा कि फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इनको हम एकत्रित करेंगे। इसलिए अगले 5 साल में 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा करेंगे। साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसको भी हम अब बहुत जोर से अब इम्प्लीमेंट करेंगे जी। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर ये सब करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आवश्यक है जी। इसलिए सरकार ने ये जो कहा है, मैनिफेस्टो में भी कहा है कि 25 लाख करोड़ अगले 5 साल में इन्वेस्ट करना है। अगर ये करना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म करने का आवश्यकता है। जब 91 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, हमने खाली हमारे इंडस्ट्री सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर पर जोर दिया था। सब भूल गए कि एग्रीकल्चर भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो पहली बार अब सरकार ये कह रहा है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को अब रिफॉर्म करेंगे। इसी कारण से अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कुछ मुख्यमंत्रियों को एक कमेटी में बिठाकर उनका सुझाव लेकर एग्रीकल्चर को हम बदलाएंगे। तो इसके साथ जो किसान, पीएम किसान जो है उदाहरण, क्योंकि एग्रीकल्चर से इनकम एकदम बढ़ाना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, सप्लीमेंट्री इनकम हर समय आवश्यक है। इसी कारण से ये पीएम किसान को शुरू किया गया है। एक सप्लीमेंट्री इनकम है, जितना फार्म सेक्टर्स की इनकम मिलेगा उसके साथ ये भी जोड़ देंगे। मगर और एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि एंटरप्राइज को बढ़ाने के लिए सरकार चिंता कर रही है। इसका मतलब है हमारे जमीन में हमारे जो मेन ग्रेन्स या पैडी हो या व्हीट हो या कॉटन हो, उसके साथ जो बाय प्रोडक्ट्स रहता है उसको हम वेस्ट करते आए हैं। अब इसी वेस्ट प्रोडक्ट्स को, जिसको वेस्ट करते कहते हैं हम, उसको हम अब यूज करना शुरू करने वाले हैं। इसके लिए यानी कि एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म की बात सोची जा रही है उसकी झलक हम आगामी बजट में देख सकते हैं। चलिए, तो हमारे साथ यहाँ पे बहुत बड़ा पैनल मौजूद है और मैं चाहूंगी कि डॉक्टर दलवाई से आप सब भी अगर चाहें तो सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल अपना संक्षिप्त रखें ताकि हर किसी को मौका मिल जाए। तो सबसे पहले मैं किसान नेताओं का ही रुख करती हूँ। बद्री नारायण चौधरी जी, कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर दलवाई से? कृषि के अलावा दूसरे साधनों से आय बढ़ती है, लेकिन उनकी घोषणा मात्र से तो कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, 18% पोली हाउस के ऊपर जीएसटी लग रहा है और बिना जीएसटी तो 50% अनुदान है और जीएसटी एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक, यानी ड्रिप जो हमारी बूंद बूंद सिंचाई योजना है, जो पानी के लिए बहुत आवश्यक है और सौर ऊर्जा खेती के लिए बहुत आवश्यक है, इन दोनों पर अनुदान घटा के 50% पे लिया है। आइए इसका जवाब ले लेते हैं। कैसे प्रमोट होगा? ये तो एनुअल हस्बेंड्री के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पिछले 1 साल में जो नाबार्ड के साथ और बैंकों के साथ जो डिस्कशन करके एक इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर लाना था, अब हो गया है, अब तो हो जाएगा। दूसरी बात ये जीएसटी का आपने कहा, ये भी हमारा सुझाव है कि जीएसटी एग्रीकल्चर के बहुत सारे कमोडिटीज़ पर ऑलरेडी सरकार ने 0% किया है, 5% किया है और जितना रहा है 18% में, उसको भी मैं समझता हूँ कि जीएसटी काउंसिल जो है धीरे धीरे से वो कम करते आएंगे। मगर मुझे ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि करेंगे कि नहीं। जी। तो हो जाएगा, क्योंकि एक कमेटी है और सरकार से स्तर पर जितना बजट घोषित होता है उसको मॉनिटर हम करते हैं और क्योंकि हमको रिपोर्ट भी देना पड़ेगा सरकार को, पार्लियामेंट्री कमिटीज को। तो हमने ये देखा है कि ये इस साल में, पिछले 5 साल में इम्प्लीमेंटेशन का रेशियो भी बढ़ गया है। ठीक, कुछ और सवाल ले लेते हैं। देशपाल जी, आप क्या पूछना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि
किसानों के ऊपर जो है ना, जो उसकी प्रोक्योरमेंट, कुछ ऐसे इशू हैं जिनके ऊपर कुछ समय लगेगा, वो सुधरेंगे, उनके ऊपर काम करेंगे, टाइम लगेगा, पैसा चाहिए उसके लिए, बहुत सी बातें हैं। लेकिन एक तो ये प्रोक्योरमेंट है। अभी जैसे ये सरसों आई थी, सरसों जो है ना, उसको हम जब लेके गए मंडी के अंदर, पहले तो ली ही नहीं, देर से हुआ, हमें जो है ना आड़तियों को बेचना पड़ता है, हमें जो है ना जो एमएसपी है वो हमको मिलता नहीं, उस पर कितने दिन इंतजार करें। इसका कुछ ऐसा तरीका निकलना चाहिए कि जो ये कह दें कि भाई फला तारीख से, इस तारीख से सरसों की खरीद शुरू हो जाएगी, गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी, और वो खरीद लिया जाए। उसमें हमें आड़तियों के चक्कर में ना फंसना पड़े। हमसे लेके 4 घंटे बाद वो जो है ना सरकार को बेच देता है, सरकार उससे ले लेती है और हमें जो ना हमें बताती है कि अभी चलिए, तो प्रोक्योरमेंट कब किया जाए, उसको लेकर क्या कोई योजना? रिवाड़ी का केस बता रहा हूं। प्रोक्योरमेंट के लिए भी अब स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारा चर्चा चल रहा है। पीएम किसान में अलग अलग प्रकार का इंस्ट्रूमेंट्स है, मगर हमको ये याद रखना चाहिए कि किसान का जितना उत्पादन होता है, हर कमोडिटीज़ को खरीदना नामुमकिन है, क्योंकि वही एक नेशनलाइज बंद हो जाएगा। ठीक। इसलिए हमने 25% उत्पादन का 25% एक थ्रेशोल्ड बनाया है। एमएसपी के साथ साथ मार्केटिंग रिफॉर्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो रेम्यूनरेटिव प्राइस नहीं बनता है। हम यही चाहेंगे, सरकार यही चाहता है कि किसान को एमएसपी से ज़्यादा मिले। अगर एमएसपी से ज़्यादा मिलना चाहिए, मार्केट सुधार बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा डोमेस्टिक मार्केटिंग को सुधारना है, साथ साथ एक्सपोर्ट करना है। इतना बड़ा देश है, तो हमारा वो एक्सपोर्ट जितना हो रहा है बहुत कम है। तो इसलिए अब एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी सरकार ने अब अपनाया है, जहां जिसमें 2022 तक हमारे एक्सपोर्ट को द्विगुण करने का एक हमारा लक्ष्य है। जब एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो किसान को अच्छा सा रेट मिलना शुरू होगा। तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट, साथ साथ हमारा जो प्रोक्योरमेंट, क्योंकि प्रोक्योरमेंट भी आवश्यक है, कभी मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है, तो इसके लिए जो कमियां हैं हम जरूर उसको ठीक करेंगे। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। इनके शुक्ला जी, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? नहीं, इन्होंने जो सवाल किया है उसी को आगे बढ़ाते हुए जी, कि जब आप एमएसपी तय करते हैं, हमारा डिमांड है C2 प्लस 50%, वो डिमांड है, लेकिन आपने A2 ही तय किया। तो जो आप तय किया, मंडी में अगर खरीद केंद्र है, सरकार पूरी नहीं खरीद पाती, प्राइवेट मंडी वाले हैं, तो ये तो कानून होना चाहिए कि वो एमएसपी से नीचे पर ना खरीदे, कम से कम ये गारंटी होनी चाहिए। ये अनेकों जगह की शिकायत है कि वो अधिकारियों से मेल होता है, वो खरीद लेते हैं कम पैसे पर और उसको बेचते हैं। दूसरा जो आपने कहा कि हम ये एफडीआई आ रही है एग्रीकल्चर में और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बहुत आम किसान नहीं समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। हम लोगों को जो शंका है, जो प्राइवेट सेक्टर और ये विदेशी जो आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठेके की खेती, वो कुछ देंगे, किसान खेती करेंगे। क्या ये टारगेट है कि हमारी जमीन, हमारी खेती प्राइवेट सेक्टर में और विदेशी पूंजीपतियों के हाथ में कल चला जाए और किसान जो आज खेती करते हैं वो वहां मालिक नहीं रहे, उसमें मजबूर हो जाए, मजदूर हो बन जाए, ऐसा कुछ शंका है। ये शंका है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये आशंका को मैं दूर करना चाहूंगा। हमने जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया है उसमें ये कहा गया है, ये जो मालिकाना जो ओनरशिप है कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, किसानों का ही हक रहेगा, उनका ही राइट रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट में खाली उनको मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब प्रोडक्शन से पहले, सीजन शुरू होने से पहले एक कंपनी के साथ या ऐसे परचेजर के साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि मैं इतना पैसा आपको दूंगा। इससे क्या होगा, आजकल जो हार्वेस्टिंग के बाद एकदम मार्केट गिरता है, इससे किसानों का बचाव होगा। तो आप ये जरूर मन में रखिए, कभी भी ये सरकार किसानों का जो जमीन का हक है कभी भी उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। हमारा एक्ट को आप देखिए, उसमें पढ़िए, और इसमें साथ साथ ये जितना कमेटी बनाया जाएगा ग्राम पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर, हर कमेटी में किसान का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। और ये प्रोक्योरमेंट का भी आपको यही मैं कहना चाहूंगा, प्रोक्योरमेंट को ठीक मजबूत करना है। इसलिए हमारा नाफेड को हमने ठीक करवाया। नाफेड तो सो रहा था पहले और वो बंद करने की अवस्था में था, अब उनका बहुत मजबूत किया गया है, रिस्ट्रक्चर किया गया है। एफसीआई, नाफेड,
इसके साथ SFAC और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी हमने कहा है कि आपको एक व्यवस्था बनाइए, क्योंकि परचेज तो स्टेट गवर्नमेंट करता है, पैसा तो हम देते हैं। जी जी। तो हम स्टेट गवर्नमेंट को यही आश्वासन शामिल कर लेते हैं। अजीत सिंह तेवतिया जी यहाँ पर किसानों के साथ मौजूद है। अजीत जी, आप क्या पूछना चाहेंगे? सर, दो विषय हैं। एक तो जो GM सीड्स जो आ रहे हैं उनका कोई विकल्प है, एक बीजों की गुणवत्ता किस प्रकार बढ़ाई जा सके, और कृषि वानिकी को कैसे विस्तार हो जी, ये दो। कृषि वाणिज्य को विस्तार करने के लिए ही मैंने कहा कि परिवर्तन, पॉलिसीज में परिवर्तन आया है। उदाहरण गन्ना का ले लीजिए। पहले क्या था, गन्ना को खाली शुगर परिवर्तन कर सकते थे, मगर अब शुगर कंट्रोल ऑर्डर को 2018 में चेंज करके बी हैवी मोलासिस और शुगर के जूस को भी एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करने के लिए अब प्रावधान किया गया है। इससे क्या होगा, शुगर जो ज्यादा उत्पादन हो रहा था वो कम होगा, एथेनॉल जो चाहिए हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो भी मिलेगा, और किसान को जो पैसा देने के लिए शुगर फैक्ट्रीज का क्षमता बढ़ना है वो भी बढ़ेगा। तो ऐसे एक पहला कदम उठाया गया है। तो अब सरकार यही चाहेगा कि हमारा कृषि उत्पादन खाली खाने के लिए नहीं, उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज के साथ, एग्रो इंडस्ट्रीज के साथ, फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ने से किसान को अच्छा रेट मिलना शुरू हो जाएगा। और ये बीज को ठीक करने के लिए, कि हम भी जानते हैं ठीक बीज मिलेगा हमारा किसान को तो उत्पादन 20% 25% बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम अब सीड प्रोडक्शन सिस्टम पर एक नया कदम उठा रहे हैं, और जरूर क्वालिटी सीड्स को किसानों तक पहुंचाने के लिए कदम उठाया जाए। चलिए, अब मैं पत्रकारों से एक बहुत ही संक्षेप में सवाल ले लेती हूं और उसके बाद डॉक्टर दलवाई से उसका जवाब ले लूंगी। विश्व मोहन जी, क्या सवाल आप पूछेंगे? अभी पिछले मोदी सरकार के पिछले टर्म में जो पॉलिसी बनाई गई, जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने 2 मॉडल एक्ट दिया, एक APMC मार्केटिंग रिफॉर्म के लिए, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। चूंकि एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है, तो जब तक स्टेट वो लेजिस्लेशन लेकर के नहीं आएंगे उस मॉडल एक्ट के तहत, तो तब तक ये कैसे संभव है? क्या सेंटर की तरफ से कोई इस तरह की पहल होगी जिसमें कि स्टेट वो एक्ट लेकर के आए? क्योंकि आपने मॉडल एक्ट तो प्रोवाइड कर दिया है, आपका यहाँ पे सवाल ले लिया हमने, इस पे लेंगे टिप्पणी। SP सिंह जी, आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? दलवाई साहब से एक चीज हम जानना चाहेंगे कि देश में 77%, 77% जमीन पर परंपरागत सिर्फ धान गेहूं और छोटी या सामान्य तौर पर खेती होती है फसलों की। ठीक। सिर्फ बहुत थोड़ी सी जमीन पर वो फसलें होती हैं जो बागवानी की, फ्रूट्स कह लीजिए, वेजिटेबल्स कह लीजिए, या और डेयरी प्रोडक्ट वगैरह का काम होता है। और जबकि उसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, सरकार का जोर भी उस पर ज्यादा है। क्या उन किसानों को, अजीत ने अभी एक किसान ने एक बात उठाई कि उनके यहाँ जो खेती हो रही है उनको डाइवर्जन किया जा रहा है कि आप धान जो बोएगा उसको नलकूप, यानी उसको हतोत्साहित किया जाएगा कि आप ऐसी फसल ना लगाएं जिसमें पानी ज्यादा लगे। ठीक है। तो ऐसे किसानों को, छोटे किसानों को, या डाइवर्जन जिन किसानों को किया जा रहा है, क्या उनको कुछ इस तरह का लाभ सरकार देने पर सोच रही है? क्योंकि बिना किसी लाभ के आप कहें कि साहब धान की खेती न करो तो क्या करेगा? किया जाए किसानों को वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जा रही है? आपका सवाल? मेरा एक ही सवाल है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स मंडी का बात कर रहे हैं ना, इनाम जो बात कर रहे हैं, अभी तक इनाम जो जोड़ने का बात है, एक्चुअली वो जोड़ा नहीं गया है। क्या कर्नाटका का फार्मर बैठ के हरियाणा में खरीद सकता है? वो कब तक हो सकता है? क्योंकि वो सबसे बड़ा चीज होता है, क्योंकि अभी जो हुआ है खाली इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज हुआ है मंडी के साथ। ठीक है, तो बहुत ही 3 अहम सवाल यहाँ पर आ गए हैं। डॉक्टर, और अच्छा प्रश्न पूछा है हमारे मित्रों ने। जी जी। यस, जैसे विश्व मोहन जी ने कहा, ये तो मॉडल एक्ट हमने दिया है राज्य सरकारों को, उनको अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। बहुत सारे स्टेट्स कुछ पदक्षेप ऑलरेडी लिया है, और अब जो चीफ मिनिस्टर्सों का कमिटी बैठेगा वो भी यही थोड़ा डिस्कस करेंगे कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स इसको थोड़ा प्रोग्रेसिव रूप में इसको अपनाएंगे। मगर खुशी ये बात है कि बहुत सारे स्टेट्स ने बहुत सारे अडॉप्ट ऑलरेडी किया है। जो सिंह साहब ने पूछ रहे थे डाइवर्शन, ये तो बनने आवश्यक है। अगर 2 गुनी करनी है आय, तो जहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा किसानों को, उस प्रकार के कमोडिटीज को, ये हॉर्टिकल्चर उदाहरण, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरी, ऐसे प्रकार के एग्रीकल्चर को अब बढ़ाना देना है। तो इसके लिए जितने सारे प्रोग्राम्स को अब हम बना रहे हैं, वो सब उसको ज़्यादा बजट उस ओर जा रहा है। इसलिए तो अलग मंत्रालय बनाया गया ताकि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिश को ज़्यादा अटेंशन मिलेगा। तो ये तो हमारा लक्ष्य है
क्योंकि हम चाहेंगे कि ये जो पैडी, वीट, मेज वगैरह है वो कम एरिया से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बने, ताकि हमारा फूड सिक्योरिटी बने। के साथ ये जमीन ज़्यादा रहेगा वो हम एनिमल हस्बेंड्री को, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को, कमर्शियल क्रॉप जैसे कॉटन है, इन सबको हम रिलीज कर सकते हैं। और थर्ड जो संदीप जी बोल रहे थे, हमारे राज्य इतने बड़े हैं, पहले चरण में हमारे राज्य में जितना एपीएमसीज है उनका अगर इंटीग्रेशन होगा उससे भी किसान को फायदा होना शुरू होगा। मगर साथ साथ हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि एक स्टेट का मार्केट दूसरे स्टेट के साथ इंटीग्रेट हो। इसके लिए एक सेंट्रल एक्ट की आवश्यकता है, मगर अब वो उसके एब्सेंस में भी हमने लगभग 8 राज्यों में ये इंटर स्टेट व्यापार हमने शुरू किया है। जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हुआ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश हुआ है, मगर छोटा कदम हुआ है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारे किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके मन की बात भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा वाद संवाद किसान और बजट 2019-20। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद वाद संवाद में आपका फिर से स्वागत है। किसान और बजट 2019-20 पर वाद संवाद कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंतिम भाग में हम पहुंच चुके हैं और बहुत सारे किसान जो हमारे साथ यहां मौजूद है, अब जानेंगे कि इस बजट से उनकी अपेक्षाएं क्या है। तो आइए बातचीत करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे किसान मौजूद हैं, बताइए क्या अपेक्षाएं हैं बजट से? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो वाटर मैनेजमेंट पर कितना बजट खर्च किया गया, क्योंकि सारी प्रॉब्लम यहीं पे है। जरा महाराष्ट्र में भी मर रहे हैं किसान अपनी आत्महत्या करके। जो पानी बाढ़ आती है तो उस टाइम पर उसके बाद सूखा हो जाता है, तो उस एरिया को क्यों ना कवर किया जाए जो वाटर मैनेजमेंट के थ्रू। इस पर कितना बजट खर्च करिए सर? आप ठीक कहा कि वाटर मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। जितना हमारा प्रेसिपिटेशन होता है, हमारा रेनफॉल से प्रेसिपिटेशन होता है और हमारा स्नोफॉल से होता है, इसको कंजर्व करने का आवश्यकता है। इसीलिए तो हर साल अब माइक्रो इरिगेशन के लिए ज़्यादा हम जोर दे रहे हैं। पहले एक साल में लगभग 5 या 6 लाख हेक्टेयर में हमारा एकड़ में हमारा माइक्रो इरिगेशन होता था। अब बजट बढ़ाया गया है। हमारा टारगेट 1.5 मिलियन हेक्टेयर पर एनम है और हो रहा है। तो इसके साथ साथ हमारा नरेगा जो है, नरेगा में थोड़ा बदलाव लाकर जो जितने स्टोरेज पॉइंट्स आवश्यक है वो सब हम कर रहे हैं। और बातचीत करते हैं, कुछ महिला किसान भी मौजूद हैं। कोई सवाल यहाँ पर पूछना चाहेंगे या अपेक्षाएं बजट से? चलिए आगे बढ़ते हैं जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सुझाव है कि जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड पे जो जीएसटी लगती है वो 18% की जीएसटी है और वो किसान उस दवाई को इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइजर पे 5% जीएसटी है, उसको फर्टिलाइजर को भी किसान इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा सुझाव है कि जैसे सरकार को हमने उम्मीद से ज़्यादा लोकसभा में सीटें दी हैं, सरकार भी हमें उम्मीद से ज़्यादा किसानों का बजट दे। जी बिल्कुल। कुछ और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद प्रतिक्रिया हम ले लेंगे जी। डॉक्टर दलवाई जी से मेरा 2 सवाल हैं कि ये जो सरकार ने किसान के लिए सहायता की 6,000 राशि रखी थी, तो क्या सरकार इसको बढ़ाएगी? और दूसरी बात, जो आपने एक बात कही थी कि उसका जो चैनल, मार्केटिंग चैनल वाली बात कही थी, तो ये क्या सब्जी आदि जो ये फसल है उनके लिए भी है सबसे ज़्यादा ज़रूरत मार्केटिंग चैनल की? उन्हीं चीज़ों, गेहूं और बाकी अनाज तो वो लोग अपने घर में भी नष्ट हो जाते हैं। हाँ, गेहूं और अनाज तो वो अपने घर में भी सेव कर सकते हैं। जी जी डॉक्टर। मैडम देखिए, सरकार ने पहले कैबिनेट में ये निष्पत्ति लिया कि हर किसान को ये 6,000 रुपये मिलेगा। पहले तो खाली हमारे छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को था, अब 15 करोड़ जो हमारे किसान भाइयों हैं उन सबको मिलेगा। जी जी। दूसरी बात जो है, आपने हॉर्टिकल्चर के बारे में कहा, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस पेरिशेबल होता है, प्रोक्योरमेंट करना बहुत कष्ट होता है, मगर इसके लिए एक MIS स्कीम है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जी। जैसे हमारा ऑनियन है, पोटैटो है, इनको खरीदने के लिए एक व्यवस्था है, इसको और हम मजबूत बनाएंगे। जी। मगर मार्केटिंग
कानून जो था उसको अब सुधार करके उसको डीरेगुलेट किया गया। उसका मतलब है अब हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को एपीएमसी को लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है, जहां उनको मार्केटिंग मिलेगा वो खरीद सकते हैं। इसको सुविधा करने के लिए अब ग्राम शुरू करेंगे हम, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट। एक फार्म के 5 या 6 किलोमीटर के अंदर ही एक छोटा सा एग्रीकल्चर मार्केट को हम अब शुरू करेंगे, ताकि किसान वहां अपने कमोडिटीज को लेकर वहीं से सेल कर सकते हैं। चलिए ये अगला मैं सर पूछना चाहूंगा कि कहने को तो किसान को कहते हैं कि किसान अन्नदाता है, उत्पादन करता है, लेकिन एक किसान को जब उसकी फसल मार्केट में आती है वो अपनी फसल की कीमत नहीं बता सकता कि मेरी फसल इस कीमत में तुम्हें खरीदनी है तो खरीद लो, तो किसान को कब उसकी कीमत मिलेगी? आपका आप सवाल तो ठीक बोल रहे हैं, मगर आज भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितने रेट पर करना चाहेंगे आप कर सकते हैं, मगर नहीं, एक मिनट में वो मगर खरीदने वाले कौन है? क्योंकि किसान का एक फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कम होता है, हार्वेस्टिंग के बाद उनको पैसे की आवश्यकता रहता है, तो जो रेट मांगते हैं वो कमीशन एजेंट ट्रेडर, उस पर आप सेल करते हैं। इसलिए सरकार ने अब ये कहा है हम वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज को शुरू करेंगे जी। हमारे जितना स्टोरेज फैसिलिटीज है और मजबूत करके बैंकों के साथ जोड़कर आप वहां आपके कमोडिटीज को स्टोर करेंगे, आपको कम इंटरेस्ट पर आपको लोन दिया जाएगा, ताकि आप अपने खर्चों को निभाएंगे, जब आप सेल करना चाहेंगे सेल कर सकते हैं। कुछ और सवाल ले लेते हैं यहाँ पे किसान। अशोक दलवाई जी, आपसे सीधा सवाल है। सरकार का हमने पहले भी साथ दिया और अब की बार और ज्यादा मन से साथ दिया है, विश्वास भी हमारा सरकार पे पूरा है और आशाएं भी पूरी हैं। हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए कोई सरकार के पास योजना नहीं है, आज तक मैंने कभी सरकार से कोई योजना ऐसी नहीं सुनी। दूसरी बात यह है कि हमें हमारी फसल का रेट तैयार करने के लायक सरकार कब कर सकती है, कब तक कर देगी? ठीक, अगर आपका इनकम ठीक हो जाएगा, आपका हेल्थ, एजुकेशन, ये सब ठीक हो जाएगा। इसी कारण से अब तो पेंशन सिस्टम तो शुरू करने के लिए सरकार सोच रही है। जब पेंशन सिस्टम शुरू होगा, जैसे एक गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता था, आपको मिलना शुरू होगा 60 साल के बाद, मगर ये जो रेट डिसाइड करने का हक जो है, रेट डिसाइड करने का हक 2 प्रकार का होता है। एक एमएसपी है, एमएसपी में सुधार आ गया, उसके साथ साथ आपका रेट आप ठीक करने के लिए आपका अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ेगा ना, आप ठीक आपको हो जाएगा। इसी कारण से मैंने जो कहा वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज अब शुरू करने वाले हैं। ठीक है, कुछ और सवाल जी। ये फसल बीमा के अंतर्गत 24 घंटे के अंदर सूचना देती होती है अगर कोई फसल खराब होती है, तो क्या इसका टाइम बढ़ाया जा सकता है? बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो ज्यादा जागरूक नहीं, उनको पता ही नहीं है कहाँ हमें सूचना देनी है इसकी। ठीक है जी हाँ, तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर इकट्ठे ले लेते हैं, फिर जवाब लेंगे। तो यहाँ पे कुछ और सवाल ले लेते हैं लोगों से। डॉक्टर दलवाई जी से मेरा एक सवाल ये है कि जैसे दलाल साहब ने कहा था कि योजनाएं किताबों में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन धरातल पे सर वास्तव में कुछ नहीं है, किसानों को पता ही नहीं है क्या योजनाएं। तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आप अपनी निगरानी बढ़ाएं और किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। धरातल पे वास्तव में किसानों को जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ और कदम उठाए जाने चाहिए। पीछे से कुछ सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे, कोई बताना चाहेंगे अपने सवाल? जी ठीक है। सर ऐसा है कि सरकार कहती है कि पलार को जलाते हो तो हम पे प्रतिबंध लगाती है सरकार कि आप जला नहीं सकते, और हम पे कोई साधन है नहीं। भाई या तो हमें कोई सरकार साधन करके दे जो हमारे पलार कहीं चला जाए, हम किसान उसको करे कहाँ पलार को। तो इसलिए हमें सरकार कोई ऐसी सुविधा दे किसान को जो हमारे पलार का काम हो जाए। ठीक है, कुछ और सवाल यहाँ पर? हम यही पूछना चाहते हैं, सरकार यदि हमारे लिए कुछ किसानों के लिए करना चाहती है तो खाद और बीज सस्ते रेटों पर दें, क्योंकि किसान इतना खाद टाइम पे नहीं डाल सकता और इतनी वो नहीं कर सकता, तो उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। जी, तो कई सवाल यहाँ पर ले लिए हैं डॉक्टर दलवाई, क्या जवाब देना चाहेंगे? और क्या आपको लगता है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है, क्या उनकी भूमिका को और बढ़ा के कई जो समस्याएं हैं किसानों की, उसका समाधान ढूंढा जा सकता है? सबका जो मांग है कि इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो, हम सब मानते हैं। तो इसलिए तो अब राज्य सरकारों को जो उनका इम्प्लीमेंटेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको साथ लेकर जाना पड़ेगा। वो इसी कारण से ही तो मुख्यमंत्रियों का एक कमेटी बनाया जाएगा, ताकि उनका सुझाव लेकर कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज़ में क्या क्या बदलाव चाहिए, उसके बारे में ज़रूर कुछ कदम उठाया जाएगा। जो इसके बारे ये जो पैडी स्ट्रॉ या पराली का जो बोल रहे थे हमारे किसान भाई,
इसके लिए बहुत अच्छा सा काम पिछले साल से शुरू हुआ है। ये 3 स्टेट जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इनको पैसा सरकार केंद्र सरकार से दिया गया है ताकि उन्होंने ये हैप्पी सीडर उदाहरण या जितना जो एग्रीगेट करना है कंबाइनर हार्वेस्टर को लेकर इकट्ठा करेंगे, ये एक प्लांट को सेल करने के लिए ले सकते हैं, ऐसा एक सुविधा बनाया गया है। हमने ऑलरेडी देखा कि पिछले साल बहुत कम हुआ है, परसेंटेज जितना वो होता था पहले बर्निंग उसमें कम हुआ है। इस साल और ज़ोर से हम ज़रूर काम करेंगे। ये अवेयरनेस जो है ना, यस, बहुत सारे काम प्रोग्राम्स ऐसे किसानों तक पहुंचने में बहुत सारे मुश्किलें हैं। हमारा स्टेट एक्सटेंशन सिस्टम, हमारे मीडिया या हमारा KVK, इन सब को इस ओर काम करने का आवश्यकता है। और हमारा एक्सटेंशन मशीनरी जो है स्टेट्स में, इनको भी थोड़ा सुधारना चाहिए। तो इसके बारे में हम सोच रहे हैं और ज़रूर मेरा ये विश्वास है कि कुछ ही महीनों में इम्प्लीमेंटेशन में सुधार आएगा। और ये तो एक करते ही रहना पड़ेगा, ये नहीं कि अब सुधार हो गया उसके बाद हम चुप बैठेंगे, तो करते ही रहना। मगर आजकल आप जैसे लोग जो है ना TV देखते हैं और गांव में आजकल एजुकेशन बढ़ गया है, हर आदमी में इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन हो रहा है, तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे इसमें भी सुधार होगा और करने का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम करेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे मौजूद तमाम किसानों से भी हमने जानी है कि उनकी अपेक्षाएं क्या है और इसके बाद क्या आपको लगता है कि ये सरकार आपकी अपेक्षाओं को सुनेगी और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी और बजट में ये तमाम अपेक्षाएं जो है वो परिलक्षित होगी। आप अपनी तालियों के साथ इस बात का इजहार कीजिए कि क्या आपको उम्मीद है। बिल्कुल, तो उम्मीदें बहुत सारी है और कुछ ही दिनों में बजट आने वाला है। हम इस बजट को पिछले बजटों की तरह ही खेती किसानी की बेहतरी की दिशा में होने की उम्मीद कर सकते हैं। हमारा विश्वास है कि बजट बनाने वालों ने किसानों, किसान नेताओं और कृषि क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकारों की मांग भी सुनी होगी। तो आज के वाद संवाद में बस इतना ही। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी मेहमानों का बहुत बहुत आभार। अब मिलते हैं 5 जुलाई को दूरदर्शन किसान के लाइव बजट शो में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।